किरदार अलग अलग हैं, हर शख्स एक कहानी, हम सब के बीच की ये रवानी। सुनते हैं स्टार्स की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हर कहानी एसएमईज को कुछ बताएगी, कुछ सिखाएगी और आगे बढ़ाएगी। एसएमई एक्सप्रेस स्टार्स की कहानी में आपका स्वागत है। आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ये एक सामान्य परिवार से आते हैं। जिंदगी के सफर में कदम बढ़ाते हुए इन्होंने डॉक्टर के प्रोफेशन को चुना। तजुर्बे के साथ आपने अपना हॉस्पिटल शुरू करा और आज की तारीख में ये एक बड़ी हॉस्पिटल की चेन रन कर रहे हैं। इनको हेल्थ केयर इंडस्ट्री में 40 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है। इनके काम को देखते हुए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। आई एम हैप्पी टू वेलकम डॉक्टर N.K. पांडे, CMD ऑफ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। डॉक्टर पांडे, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर पांडे, शुरुआत में आप हमें यही बता सकें, पैंडेमिक के दौरान काफ़ी डिस्ट्रप्शन देखी गई है। अब जिंदगी जब नॉर्मलसी की तरफ लौट रही है तो फोर्थ वेव की बात हो रही है, इसको लेकर किस तरह का मूड है? आप क्या शेयर करना चाहेंगे? देखिए, अभी ऐसा है कि जो पैंडेमिक्स है, बेसिकली आप इसको डीपली जाके देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, तो ये तो अ काइंड ऑफ कोल्ड वायरस, जैसे आपको कोल्ड होता है, और उसके म्यूटेशन से इसकी विरुलिटी, मतलब आपको बीमार करने की ताकत बढ़ गई। तो इसलिए जो फर्स्ट और सेकेंड वेव आया और थर्ड वेव आया, तो जो डेल्टा वेव था जो पिछले साल अप्रैल और मई में था, वो सबसे डेंजरस था। मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी ये टोटली डिसअपियर कर गया है, और आने वाले समय में ये डिसअपियर भी नहीं करने जा रहा है। तो हमें तो जो करना है कि अपने को वैक्सीनेट कराना है, आप डिस्टेंस मेंटेन करें, आप हैंड हाइजीन का ख्याल रखें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप इस पेंडेमिक को आगे रोक लगा सकते हैं। लेकिन आप ये सोचें कि ये वायरस ख़त्म हो गया, अब ये बीमारी दूर हो गई, तो ऐसा नहीं है। यू कैन टेक इट एज वर्स काइंड ऑफ कोल्ड दैट वी आर सीइंग। मतलब उस तरह की मोर्टालिटी हम नहीं देख रहे हैं। डॉक्टर पांडे, जहाँ तक हेल्थ केयर सर्विसेज की डिलीवरी की बात है, इसमें प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल्स का काफ़ी क्रूशल रोल रहा है। आप हमें जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन है हेल्थ में, उस पर अपने व्यूज़ दे सकें। आप किस तरह से इसको देखते हैं? बजट आप भी पढ़ते हैं, और हमारे जो खर्चा है, जो स्पेंड है, जो बजट में एक्चुअली जीडीपी का परसेंटेज जो हम हेल्थ केयर पे स्पेंड करते हैं, वो इतना थोड़ा है कि आप इससे बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये सरकार नए नए एम्स ला रही है और ढेर सारे बड़े इंस्टीट्यूशन आ रहे हैं, लेकिन अपने देश का जो पॉपुलेशन है, अब ये 140 करोड़ पहुंच रहा है, या ऑलमोस्ट नॉकिंग द डोर देयर। तो ये उसके लिए इनएडिक्वेट नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स है, जो जिसको आप कॉरपोरेट मेडिसिन कह लीजिए, या इस तरह के जो ऑर्गेनाइज हॉस्पिटल हैं, वो बेसिकली हम लोग वी आर फोकस ऑन टर्शरी केयर एंड सेकेंडरी केयर। लेकिन एक्चुअली जो हमें करने की ज़रूरत है, उसमें हमें प्राइमरी केयर को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। अभी आप कोविड की बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा हट के एक दूसरी बात कर लेता हूँ। आप मलेरिया की बात कर लीजिए, आप डायरियल डिजीजेज की बात कर लीजिए, आप ट्यूबरकुलोसिस की बात कर लीजिए। इन तीनों का डेथ कोविड से ज़्यादा था और है। तो कोविड चूंकि एक पैंडेमिक के रूप में आया और इतने भीषण में आया कि हम सब लोग डर गए, लेकिन वो स्टेप्स हमें इन आम बीमारियों के लिए भी लेने की ज़रूरत है। दिल्ली में जो NCR की बात कर रहा हूँ, पोल्यूशन का लेवल इतना ज़्यादा है कि आजमा के जो पेशेंट्स हैं, उनका नंबर 8 से 10% तक हो रहा है। तो जो चीज़ हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, अब पोल्यूशन को कट करके, और पोल्यूशन सरकार नहीं कम कर सकती। आप भी पोल्यूटेंट फैलाते हो, मैं भी फैलाता हूँ। तो हमें देखना है कि अपने लेवल पे आप और हम क्या कर सकते हैं। तो फिर ऐसा लगता है जो टर्शरी हेल्थ केयर है, इस पे ओवर डिपेंडेंस है। आप प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें दिक्कत यह है कि जो हम लोग जैसे हॉस्पिटल्स हैं, ये बेसिकली उस लेवल की केयर डिलीवर करना चाहते हैं जो अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग प्राइमरी केयर में नहीं है, और प्राइमरी केयर का जो स्पेस है वो इन सब से बहुत बड़ा है, प्रिवेंशन का। और जितने भी देश है दुनिया के, वो सारे प्राइमरी केयर पे फोकस करते हैं। तो हमारा रीफोकसिंग है वो प्राइमरी केयर पे होना ज़रूरी है। हम लोग तो तब आते हैं जब आपकी बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि आपके पास अब चॉइस ही नहीं है। तो हमें ये ज़रूरत है कि हम हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हों।
और वो हर स्टेप पे स्टार्ट होता है। आपके डेली एक्टिविटी से होता है, आप घर से होता है, आपके फैक्ट्री से होता है, आपके ऑफिस से होता है, आपके ट्रांसपोर्टेशन से होता है, आप जो भी करते हैं उससे होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उन पे भी सोचें। डॉक्टर पांडे, इट सीम्स हेल्थ केयर सेक्टर खुद को रीइन्वेंट कर रहा है एक नए डिजिटल फ्यूचर के लिए। आपको आगे की राह किस तरह की दिख रही है? जो हेल्थ केयर 70 में था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1970, जब हम CT स्कैन का आविष्कार हुआ, और ये जो हुआ, बिटल्स ने उसको फंड किया था। आपको बता दूं कि म्यूजिकल कंपनी ने फंड किया था CT का, जो CT स्कैन आया तब से और आज तक की यात्रा जो है वो बहुत ही डिफरेंट रही है। आज का जो हेल्थ केयर, ये धीरे धीरे डॉक्टरों से हटके टेक्नोलॉजी पे ट्रांसफर हो रहा है। तो हेल्थ इंडस्ट्री के जो बदलते डायनेमिक्स हैं, इनमें आप AI, ML, एडवांस एनालिटिक्स के रोल को किस तरह से देख रहे हैं, इनकी भूमिका को? देखिए, वो चेंज अभी हो रहा है। 45 साल के लंबे समय में जो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर बड़े बड़े होते थे और बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स होते थे और बड़े कट लगते थे और होते थे, तो वहाँ से श्रिंक करके ये मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी और रोबोटिक पे आ गया है। ढेर सारा काम नैनो टेक्नोलॉजी पे चल रहा है, मॉलिकुलर बायोलॉजी पे चल रहा है। R&D की जो बात है, तो इसमें मैं देख रहा हूँ कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे, आप मशीन लर्निंग की बात कर रहे थे, आप डीप नॉलेज की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में इलाज ये कंप्यूटर इंजीनियर और साइंटिस्ट ज़्यादा करेंगे और डॉक्टर कम करेंगे। ये आप मेरे से मान लीजिए, ये समय 10 साल में ये चेंज होने जा रहा है। हॉस्पिटल्स का पूरा आउटलुक चेंज होने जा रहा है। वो चेंज हमें इतना महसूस नहीं होगा। डॉक्टर पांडे, एक और पहलू पर हम आपकी राय चाहेंगे। जहां तक आउट ऑफ पॉकेट मेडिकल एक्सपेंसेस की बात है, ये कुल हेल्थ केयर कॉस्ट का 60% से ज़्यादा रहता है, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। आप मानते हैं कि ये बड़ा कंसर्न एरिया है? आई थिंक इट इज़, बिकॉज इसके चलते बहुत ढेर सारे लोग जो है वो हेल्थ केयर को अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर जैसे ये महामारी आई थी, पैंडेमिक आया था, तो आप ये समझिए कि जब आपको लगा होगा कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा हुआ है, हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट का कॉस्ट था, और था भी, दवाइयाँ महंगी थी। टोजिलाम जो हम यूज़ कर रहे थे, टोजी, उसका कॉस्ट 6 लाख कुछ हज़ार था। तो 6 लाख कुछ हज़ार रुपये आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसको तो कोई पे करेगा। और जो गरीब है उसको भी रहने का हक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसको भी है। तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेज है वो बहुत ही कंसर्न का विषय है। एंड आई थिंक कि वी हैव टू रियली वर्क ऑन दिस। सिमिलरली इंश्योरेंस कंपनीज एंड अदर पीपल, they have to look into it कि how out of, and even the hospital, they have to look into it कि how the cost can be controlled, and particularly how the out of pocket expenses can be brought down. आप कैशलेस OPD कवरेज को किस तरह से देख रहे हैं, जिसमें 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन में स्टे भी जरूरी नहीं है? इस तरह के ऑफरिंग्स के क्या मायने हैं पेशेंट्स के लिए, इस क्षेत्र के लिए? बहुत बड़ा रिलीफ होगा लोगों के लिए कि छोटे छोटे प्रोसीजर के लिए लोग आते हैं और 24 घंटे हॉस्पिटल में रहते हैं, बेड को ऑक्यूपाई करते हैं। मान लीजिए कि किसी का में इलाज कराया, स्टोन निकलवाया, तो यूरोलॉजिस्ट ने एक स्टेंट डाल दिया। स्टेंट निकालना 5-10 मिनट का काम है, और हल्की बेहोशी देने के बाद 2 घंटे के बाद आप घर जा सकते हैं। लेकिन चूंकि ये इंश्योरेंस से 24 आवर स्टे का लिंक्ड है, तो आई थिंक इंश्योरेंस कंपनी को ये करना चाहिए कि हॉस्पिटल्स 4 घंटे का कोई पैकेज बना के दें और उसको फुल्ली कवर करें। और आई थिंक कि OPD का भी अगर कवर किया जाए तो बढ़िया रहेगा। डॉक्टर पांडे, जहां तक मेडिकल टूरिस्ट की बात है, उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए भारत जो प्रमुख डेस्टिनेशंस में रहा है, वहीं पेंडेमिक के दौरान ये सेगमेंट काफ़ी इम्पैक्टेड रहा है। फिलहाल सिचुएशन कैसी है, और आप कब तक उम्मीद कर रहे हैं हम प्री कोविड लेवल्स तक पहुंच पाएंगे? आपका क्या मानना है? ट्रैवल का बैरियर हट रहा है और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। हम लोग ये देख रहे हैं कि कुछ देशों से पेशेंट्स आने लगे हैं। आप देखिए कि हमारा जो हेल्थ केयर का कॉस्ट है वो वर्ल्ड में सबसे कम है। हमारा कॉस्ट जो है वो थाईलैंड से कम है, USA से कंपेयर। जो चीज़ हम लोग 2.5 लाख में करके देते हैं, उसका 50-55 हज़ार डॉलर का कॉस्ट USA में है। और अगर आप थाईलैंड में उसी चीज़ को सिंगापुर में लेते हैं, तो थाईलैंड में 15-16 हज़ार, 20 हज़ार डॉलर होगा, और सिंगापुर में 30 हज़ार डॉलर होगा। तो हम जिस रेट पे ये सर्विस डिलीवर कर रहे हैं वो वर्ल्ड के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये मॉडल है एम्प्लॉयमेंट के लिए,
एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगा, और लोग इसमें ढेर सारे लोग काम करते हैं। इंटरप्रेटर्स हैं जो मैनेज करते हैं, जो पेशेंट आए उनको एयरपोर्ट से ले जाते हैं, उसके बाद यहाँ से लोग आगरा भी घूमने जाते हैं, अगर बॉम्बे में है तो अजंता एलोरा जाते हैं। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टूरिज्म एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। मेरे को लग रहा है कि अनदर 6-8 महीने में ये प्री कोविड लेवल पे आना चाहिए, अगर फोर्थ वेव ना आया तो। अगर रिस्ट्रिक्शंस और नहीं आए तो 6-8 महीने में ये प्री कोविड लेवल पे आ जाएगा। डॉक्टर पांडे, देश में डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की काफ़ी शॉर्टेज है। आपको लगता है इस मोर्चे पर वॉर फुटिंग पर काम करने की ज़रूरत है? डॉक्टरों का जो शॉर्टेज है उसको हमें इंटायरली डिफरेंट लेवल से देखना पड़ेगा। हमारे कुछ मेडिकल स्कूल्स हैं, जो मेडिकल कॉलेजेज हैं, वो वर्ल्ड में भी अच्छी रेटिंग में आते हैं। एम्स की अभी रेटिंग आई थी वर्ल्ड में 10वें नंबर पे। दैट्स अ वेरी प्राउड थिंग फॉर मी कि हम उतना बढ़िया दे रहे हैं। लेकिन घटिया कॉलेजेस की रेटिंग आई तो उसमें भी हम आ जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो मेडिकल एजुकेशन को स्टैंडर्डाइज करने की जरूरत है। सरकार ने मेडिकल कॉलेजेज में सीट्स डबल कर दी हैं, मेडिकल कॉलेज का नंबर हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें फोकस करना है कि क्या हम एजुकेशन दे रहे हैं और क्या स्किल सिखा रहे हैं, कि एंड ऑफ द डे में उनको आके और मेडिकल एजुकेशन को मतलब एक सी चेंज की ज़रूरत है। आप इस एनवायरनमेंट में मेंटल हेल्थ को आप किस रूप में देख रहे हैं कि उसको लेकर सोसाइटी में एक स्टिग्मा रहता था, क्या उस माइंडसेट में आप कुछ बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि एफएम ने भी बजट में इसको टच किया था और स्पेसिफिकली नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम की भी बात कही। देखिए, मेरी तो ये सोच है कि मेंटल हेल्थ को डिजीज़ के रूप में लेना ज़रूरी है और उसको उसी हिसाब से समझने की ज़रूरत है। जो मानसिक रूप से बीमार लोग हैं या जो पीड़ित हैं इस बीमारी से, उनको मतलब एम्पैथी और प्यार से हैंडल करने की ज़रूरत है। और इस मामले में जो फाइनेंस मिनिस्टर का जो इनिशिएटिव रहा है वो बहुत ही सराहनीय रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे पहुंचते पहुंचते बहुत समय लगेगा। और हमारा देश बहुत बड़ा है, तो हमें तो ये देखना है कि इस तरह की सुविधा हर जिला अस्पताल के स्तर पर अवेलेबल रहे, नहीं तो हम तो ये सर्विस कैसे लोगों को पहुंचा पाएंगे। एसएमई एक्सप्रेस स्टार्स की कहानी में फिलहाल वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद डॉक्टर पांडे के शुरुआती दिनों और कई और पहलुओं पर हम बात करेंगे। हम जल्दी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस स्टार्स की कहानी। आज हमारे साथ मौजूद हैं एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सीएमडी डॉक्टर एनके पांडे। आइए बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर पांडे, आप बिहार से आते हैं, आपने पटना मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया और फिर हायर स्टडीज़ के लिए आपने यूके का रुख किया। तो अपने शुरुआती दिनों के बारे में आप हमें कुछ बता सकें, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में? देखिए, मैं तो हार्डकोर रूरल बैकग्राउंड का आदमी हूँ। आप अगर मेरी ज़िंदगी को पूरे एक लीनियर व्यू में देखें तो मैं अब ठेठ हरियाणवी हूँ। यहाँ पे मैं 85 से हूँ और जो मेरे ज़िंदगी का लॉन्गेस्ट स्टे है वो हरियाणा का है। लेकिन शुरुआत के दिन जो थे, मेरे पिताजी शिक्षक थे, तो एंड आई थिंक कि बहुत अच्छे पेरेंट्स थे मेरी माँ और पिताजी। तो उन्होंने बहुत मेहनत करके हमें पढ़ाया और जो भी हुआ कोई कमी को महसूस नहीं करने दी। लेकिन जब आप उस बैकग्राउंड से आते हैं तो आपकी ज़रूरतें जो हैं वो हमेशा थोड़ी ज़्यादा होती हैं और उनका फुलफिलमेंट थोड़ा कम होता है। वो नेचुरल चीज़ है, क्योंकि सोसाइटी का जो लेवल है उसमें फुलफिलमेंट का जो लेवल है वो उसी तरीके से वर्क करता है। और मेरे को लगता है कि ये जो एक वांट का जो डिमांड रहता है वो आपके कैरियर को आगे पुश करता है। दूसरी चीज़ है कि आप अगर सोसाइटी के उस लेवल से आप उठ के आते हैं तो मेरे को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि गांव में स्वास्थ्य की क्या समस्या है, गांव पे मतलब हमारे यहाँ के गांव में क्या दिक्कत है। मैं एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट रहा हूँ 2010 में, और मैंने काफ़ी एक्सटेंसिवली इंडिया में ट्रैवल किया हूँ। मैंने विदेशों में भी काफ़ी ट्रैवल किया है। एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं रोबोटिक्स की, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना
भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये प्रोस्पेक्टिव का बहुत बड़ा हिस्सा है कि हमारे देश में ढेर सारे लोग हैं जिनके बेसिक नीड नहीं पूरे हो रहे हैं, और उसको हैंडल करने के लिए, उसको समझाने के लिए जो मेरे जैसे लोग हैं जो वहाँ से उठ के आए, ये ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर पांडे, जब आप भारत लौट कर आए तो आपने एक लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल में काम किया, वहाँ आप कितने समय के लिए थे, और फिर अपना खुद का वेंचर स्टार्ट करने का, अपना हॉस्पिटल सेटअप करने का आइडिया किस तरह से आया? देखिए, मैं लौट के आया तो मैंने काफ़ी समय स्कॉट्स के साथ काम किया, और काम के हर लेवल पे मैंने, आई ज्वाइंड एज ए कंसल्टेंट सर्जन, तो मैंने उस स्टेप से शुरू किया। फिर हॉस्पिटल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना, उसके बाद से मैं डायरेक्टर बना, फिर एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना, और हॉस्पिटल का जो बेड्स का नंबर और जो सुविधाएं थी वो धीरे धीरे उसमें बढ़ती गई। एक लेवल पे आके मैं स्कॉट्स लिमिटेड जो कंपनी है उसके बोर्ड पे था, और स्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट पे काफ़ी साल तक जो उनका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स था उस पे था। हमारी सोच जो थी कि हेल्थ केयर को कैसे क्रिएट किया जाए और कैसे कॉस्ट को कम रखा जाए, सो दैट की जो सुविधा है वो सही प्राइस पे लोगों को मिल पाए। और ये मतलब उसी सोच का हिस्सा था कि आज आप एशियन देख रहे हैं फरीदाबाद में, आप एशियन देख रहे हैं ग्रेटर फरीदाबाद में, आप मुरादाबाद में, फ्यूचर है कि हम नोएडा में भी कुछ करने वाले हैं, वहाँ भी हमने करने की सोच रखी है। डॉक्टर पांडे, एंटरप्रेन्योर्स के सामने फंडिंग एक बड़ा चैलेंज रहता है। आपने अपने वेंचर के लिए इनिशियल फंड्स को कैसे मैनेज किया, और फिर डिफरेंट स्टेजेस पर, अलग चरणों में इस पर कैसे काम किया है आपने, अगर आप ये शेयर कर सकें? देखिए, फंडिंग तो मेरे जैसे लोगों के लिए हमेशा बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, लेकिन आप अगर ईमानदारी से कोई काम कर रहे हो तो आपको फंड्स की दिक्कत होती नहीं है। जब मैंने पहला ये वेंचर शुरू किया तो ये कैसे स्टार्ट हुआ मैं बता दूं। मैं हरियाणा सरकार में जो उसमें मुख्यमंत्री थे उनसे मिला, और मैंने कहा कि मैं स्कॉट्स छोड़ रहा हूँ और मुझे हॉस्पिटल बनाना है। तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप ज़रूर बनाइए, 3 साल में हॉस्पिटल खड़ा कर दीजिएगा। हमारे एक पेशेंट थे जो उन दिनों कैनरा बैंक में एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम इतने लोगों को फंड करते हैं तो एक हॉस्पिटल क्यों नहीं फंड कर सकते। मैंने कहा मेरे को फंडिंग के लिए कुछ तो है नहीं, कोलेट्रल में जो लैंड है जो मेरे सरकार से खरीदना है। उन्होंने कहा कि हम उसको भी फंड करेंगे। जो हमें फंड की ज़रूरत थी वो मेरे अपने सेविंग से या फ्रेंड्स या रिलेटिव जो थे उनसे जो भी ले सका उसको लेके पूरा किया। लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोल उस बैंकर की है जिसने ये सोचा कि इस डॉक्टर को फंड का, क्योंकि मेरे पास कोलेट्रल देने के लिए मेरे अलावा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने चेयरमैन से बैंगलोर में मीटिंग कराई और चेयरमैन को कहा कि वी नीड टू फंड दिस प्रोजेक्ट। ही वाज सो कमिटेड, और 2 साल में 23 महीने में ये अस्पताल सारे इक्विपमेंट के साथ तैयार था। एंड चेयरमैन ऑफ दैट बैंक, कैनरा बैंक, केम हियर एंड ही फेल्ट सो प्राउड, आई कांट डिस्क्राइब यू। और हमें जब जब फंड की ज़रूरत रही उन्होंने फंड किया, समय से फंड किया। तो इसमें बैंक का बहुत बड़ा रोल रहा है, और हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का बहुत बड़ा रोल रहा है जिन्होंने मेरे को विश्वास किया। आप एनसीआर रीजन को केटर करते हैं, वहीं आपका फोकस छोटे मंझोले शहरों, टियर 2, टियर 3 सिटीज़ पर भी है। ऐसे हेक्टिक शेड्यूल में क्या आप सर्जरीज के लिए भी समय निकाल पाते हैं आजकल? देखिए, सर्जरी में तो हमारी बहुत बड़ी टीम है, और सर्जरी नहीं, मेरा समय जो है वो टीचिंग में। हमारे यहाँ 49 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो डीएनबी से आते हैं, जो यहाँ पढ़ते हैं। हमारा पूरा ऑडिटोरियम है, सारे हम स्ट्रीम करते हैं। तो मेरी एक्टिविटी ज़्यादा उस पर फोकस्ड है। जो हमारे आउटलाइंग हॉस्पिटल हैं, आई जस्ट मेक श्योर कि एवरी मंथ आई एम देयर। सो 2-2 दिन हर हॉस्पिटलों में मेरा शेड्यूल्ड है, और आई लव ट्रैवलिंग, आई लव इंटरेक्टिंग टू पीपल। और आज एशियन फैमिली में 3000 लोग काम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा वर्कफोर्स है। डायरेक्ट एम्प्लॉय 3000 है, तो उनसे मिलना, उनके प्रॉब्लम को सुनना, उनको सोल्यूशन देना। हर हॉस्पिटल की अपनी समस्याएं हैं, हर लोकेशन की अपनी समस्याएं हैं, उनका समाधान करना। आई थिंक ये इट कीप्स यू मेंटली एजाइल। तो चलते चलते आपसे 1-2 पहलू और समझना चाहेंगे। आप हमें बता सकें, इस सफ़र में जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो कौन सा टास्क ज़्यादा चैलेंजिंग रहा, एंटरप्रेन्योर का या सर्जन का? आई थिंक बोथ रोल्स बीन इक्वली फुलफिलिंग। जहाँ तक चैलेंजिंग का सवाल है, मैं रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबरा का एग्जामिनर रहा हूँ, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन का मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। तो एज ए टीचर भी मैंने काफ़ी देखा है। तो मेरे को लग रहा है कि मेंटरिंग जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग है। मेंटरिंग में
जो आप लीडरशिप क्वालिटी लोगों को पास करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे में मेडिसिन इज अबाउट एम्पैथी, स्किल्स एंड डिलीवरी ऑफ बेस्ट केयर, इसके बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये जो आप लोगों को मेंटर करते हैं, मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी आप खरीद सकते हैं, हॉस्पिटल आप बना सकते हैं, बिल्डिंग आप बना सकते हैं, पेंट करवा सकते हैं, आप रोबोटिक्स लगा सकते हैं, लेकिन हाउ डू यू इनकरेज, चैलेंज योर माइंड दैट यू शुड परफॉर्म द बेस्ट। डॉक्टर पांडे, फाइनली आप हमें बता सकें आपके रोल मॉडल कौन रहे हैं, आप प्रेरणा के लिए किस तरफ देखते हैं? देखिए, मैं रोल मॉडल को देखूं तो हमारे प्रोफेसर थे सर APM फॉरेस्ट, एडिनबरा यूनिवर्सिटी के सर्जरी के हेड थे, और वो जो हैं वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एमेरिटस प्रोफेसर रहे। उसके बाद मेरे रोल मॉडल में है एल्फ्रेड कुसेरी, जो बेसिकली आप कह सकते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के इन्वेंटर है। और इंडिया में देखें तो थैम्पटन उडवाडिया, जो ब्रीच कैंडी और हिंदुजा हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते हैं। आई थिंक मैं तीनों को अपना रोल मॉडल मानता हूँ। इतना ही समय था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और सफ़र के तमाम पहलुओं पर विस्तार से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। और चलते चलते हम एल्बर्ट आइंस्टाइन की बात आपके सामने रखना चाहेंगे। इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। स्टार्स की कहानी में अभी के लिए इतना ही। फिलहाल नमस्कार, गुड बाय।